नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले और ये वक्त है उत्तराखंड की खबरों को जानने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो विधायक उत्तर प्रदेश के उस विधायक की जिसने उत्तराखंड में इन दिनों हलचल मचा रखी है, अमरमणि त्रिपाठी की बात हो रही है। इसी बीच एक और खबर आई है अमरमणि त्रिपाठी से जुड़ी हुई कि जब कर्णप्रयाग से प्रशासन ने लौटा दिया तो उसकी खींच कैसे श्रीनगर गढ़वाल के गेस्ट हाउस में निकाली है। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में तैनात कर्मचारी कह रहे हैं कि 2 मई की रात विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे, उन्हें धमकाने लगे। तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से उन्हें 2 कमरे यहां पर अलॉट किए गए थे, जबकि अपनी दबंगई दिखाते हुए कर्मचारियों से 5 कमरे और खुलवा लिए और उन पर भी कब्जा कर लिया। विधायक गेस्ट हाउस में अपने समर्थकों के साथ रात भर जमकर तांडव मचाते रहे। तो विधायक साथ में इतने मदहोश हो गए कि अपने कपड़े भी वापस अपने साथ ले जाना भूल गए। तो एक कमरे की हालत आप देखिए, जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और ये सोफे पे पड़े विधायक जी के कपड़े हैं जिन्हें वो ले जाना ही भूल गए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर रात भर किस तरह से हंगामा होता रहा। अलाउड तो 2 कमरे थे, लेकिन उन्होंने हमसे जबरदस्ती बोला कि विधायक साहब हैं और सारा हमारे ही है, सारा कमरे हमें चाहिए जी, धमका के जी। हाँ सर, ये रात भर जो है कि अपना मतलब हल्ला शोर शराबा मचा रहे थे और हम एक बार हमने वहाँ पे खड़े थे, बोला हमने कि थोड़ा शांति माहौल रखें, लेकिन इन्होंने विधायक साहब ने हमें धमका दिया। गंदगी काफ़ी है सर, हाँ जी, गंदगी बहुत कर रखी उन्होंने सब कमरों में। फिर उसके बाद विधायक साहब आए, वो आके सीधे उन्होंने वीआईपी का दरवाज़ा खोला और अपने आप अंदर घुस गए। उनके साथ 11 आदमी थे, वो सारे ऊपर के कमरे जितने भी हैं सारे कमरों में अपने आप चले गए, जबरदस्ती ले लिए थे। उसके बाद फिर वो शाम को इधर आ गए थे। शाम को हमने दरवाजे नहीं खोले, हमने कहा, हमने तहसील में फ़ोन किया, हमने कहा अगर हमारे पास लिखित में आएगा, परमिट आएगा तभी हम कमरे खोलेंगे। तो उसके बाद हमने फ़ोन पे बात कर रहे थे हम कि भाई इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके बाद वो सुन के सीधे अपनी गाड़ी में बैठ के और निकल गए थे आगे। तो ये कहानी है जो लोग बता रहे हैं दबंगई के अमरमणि त्रिपाठी की। तो फिलहाल इस पर अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमरमणि समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल अमरमणि त्रिपाठी ने श्रीनगर में क्या कुछ किया वो तस्वीरें आपने देखी और ऐसा ही कुछ हंगामा उन्होंने हरिद्वार में भी किया। अमरमणि के काफिले को हरिद्वार सीमा पर रात 12 बजे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही अमरमणि पुलिस से उलझ गए और गाड़ी रोकने के बजाय उसे आगे दौड़ा दिया। करीब 2.5 किलोमीटर आगे जाकर बेलवाला में नाकेबंदी कर अमरमणि को पकड़ा गया। तो देखिए आप, शुरुआत से लेकर जब तक उत्तराखंड की सीमा से निकले पूरी दबंगई दिखाते रहे, पुलिस पर रौब झाड़ते रहे। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी का चालान किया और विधायक अमरमणि का लाइसेंस भी जब्त कर लिया और बाकायदा केस दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अपडेट है वो हम आपको बताएं तो लगातार एक के बाद एक जहां जहां गए अपनी विधायकी का रौब झाड़ते रहे और दबंगई दिखाते रहे। तो हरिद्वार बॉर्डर पर भी पुलिस से उलझ गए। अब देखिए, अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से हर कदम पर विधायक ने अपनी विधायकी का रौब झाड़ा है। श्रीनगर गढ़वाल के गेस्ट हाउस के अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई। वहां तो विधायक इतने बेसुध थे कि कमरे का पूरा तहस नहस करके जो भी कपड़े थे वो भी वहीं भूल के चले गए। तो किस स्थिति में वो होंगे वो भी अंदाजा आप लगाइए कि उनको होश ही नहीं था कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी अमरमणि के काफिले ने खूब उत्पात मचाया है और यहां पर बाकायदा पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो गाड़ी को और तेजी से दौड़ाने लगे। तो ये खबरें हैं जो अमरमणि त्रिपाठी से जुड़ी हुई हैं और जगह जगह इसी तरह का हंगामा वो करते रहे। तो आपको बता दें कि जो कुछ उत्तराखंड में किया है फिलहाल और जो वजह बताई गई थी, तो अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई ये हुई है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जो कि उत्तराखंड की सीमा से ही लगता है, यहां अमरमणि त्रिपाठी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में गिरफ्तारी हुई है। अमरमणि लॉकडाउन तोड़कर उत्तराखंड के चमोली में पहुंच गए थे और अब गिरफ्तारी हुई है। तो हमने इससे पहले उनकी दबंगई की तस्वीरें दिखाई। तो सोचिए, कुल 10 से 11 लोग थे, लॉकडाउन है, लेकिन ये मामला केवल अमरमणि की दबंगई का नहीं है। जिस तरह से जिला प्रशासन है, चाहे देहरादून के हम जिला प्रशासन की बात करें या फिर जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि कैसे ये साठगांठ है और किस तरह इस दबंगई को पाला पोसा जाता है, एक लेटर जारी कर दिया जाता है
और उसमें जो वजह लिखी जाती है वो भी अपने आप में चौंकाती है। तो फिलहाल जो जिलाधिकारी हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ था कोई जानकारी नहीं है, तो वहीं किनारा किया जा रहा है इस पूरे मामले से। लेकिन ये सच है कि यहाँ यूपी से निकलकर देहरादून से होते हुए चमोली तक पहुंच गए थे और इतनी श्रद्धा है तीर्थों को लेकर अमन मणि के मन में कि उन्हें यही पता नहीं था कि कौन से धाम के कपाट खुले हैं, कौन से धाम के कपाट खुले नहीं हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो किस मकसद से जा रहे थे, कितने श्रद्धा भाव से वो इन तीर्थों के दर्शन के लिए जा रहे थे। बहरहाल अब गिरफ्तारी हो चुकी है अमन मणि त्रिपाठी की बिजनौर में। तो लॉकडाउन के बीच कई जिलों की सीमा को पार करते हुए चमोली तक पहुंचे अमन मणि को अनुमति देने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर अब अधिकारी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस मामले से पूरी तरह खुद को किनारे कर लिया, जबकि उन्होंने ही ये जो पूरा एक पास होता है, जो पत्र होता है, वो जारी किया था। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक से कहा है कि डीएम को मामले का परीक्षण करना चाहिए था, यानी कि भाई हमने तो पत्र जारी कर दिया तो ये जिम्मेदारी सारी जिलाधिकारी की है। तो सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश को नहीं पता था कि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है और इस तरह आप 10-11 की संख्या में जा रहे हैं, ये सरासर नियमों का उल्लंघन है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल जा रहे थे, ससम्मान जहां जा रहे थे पूरा प्रोटोकॉल पूरा किया जा रहा था, लेकिन देहरादून के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता है डीएम का जो काम है, हम शासन के अधीन काम करते हैं और आदेश कहां से आता है। तो डीएम भी सही कह रहे हैं, जो उनके ऊपर का अधिकारी है तो कौन किस तरह के आदेश जारी कर रहा है और क्या कुछ वो करवाना चाह रहा है और किस तरह से वो काम कर रहा है, इसके बारे में हर कोई जानता है। तो डीएम कह रहे हैं कि कहां से आदेश आता है, कैसे शासन के अधीन काम होता है, ये तरीका हर कोई जानता है। अधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। कि ऐसा है, जिलाधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ से भी बयान आया है। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि घटना के तुरंत बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल देहरादून के जिलाधिकारी से देख रहे हैं कि आखिर ये पास बन कैसे गया। फिलहाल पास बनने की जांच से जुड़ा कोई आदेश नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ सबसे बड़ी गलती उस अधिकारी की है जहां से पास जारी हुआ, लेकिन फिलहाल इसकी जांच की कोई आदेश नहीं है। लेकिन यहाँ मुकदमा भले दर्ज हुआ, यूपी में वो यहाँ पर कहें कि हम एक्टिव ज्यादा रहा यूपी का प्रशासन, गिरफ्तारी हो गई अमन मणि की। उस संबंध में मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी है, मेरे ख्याल से जिलाधिकारी देहरादून को बताया गया है, वो एक बार चेक करा रहे हैं कि कैसे ये पास इशू हुआ। लेकिन कार्रवाई जो होती है, कार्रवाई तुरंत की गई, मेरे ख्याल से यही बड़ी चीज है इसमें। और वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि उन्होंने राज्य में घुसने के लिए गलत तथ्यों का सहारा लिया। तो जो भी वजह बताई गई थी वो गलत थी। केवल 9 लोगों की अनुमति मिली थी, लेकिन 12 लोग जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और इस पर एक्शन भी होगा, तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी। बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का प्रयास किया, दोनों जनपदों ने हमारे इनको एंट्री नहीं दी और मना कर दिया। तब ये वापस लौटे, तब संज्ञान में आया पुलिस के कि इन्होंने जो है कुछ शर्तों का उल्लंघन किया है। 3 गाड़ी में 12 लोग थे, जबकि मैक्सिमम 9 लोग हो सकते हैं। जो अनुमति इन्होंने दिखाई वो भी 9 ही लोगों की थी। दूसरा, वैसे भी एक साथ 5 से ज़्यादा आदमी का जो है मूवमेंट अलाउड नहीं है। और संभवतः किसी ने यहाँ तक भी कहा है कि शर्त अनुमति भी गलत तथ्यों के आधार पर ली गई थी। तो इन सब को देखते हुए हमने आईपीसी की धारा 188 और जो महामारी अधिनियम है और जो आपदा अधिनियम है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली है और उन लोगों को 41 का नोटिस देकर ही जाने दिया गया। तो फिलहाल अभी एफआईआर दर्ज हुई है और जो असल मामला है उस पर किसी तरह के जांच के आदेश नहीं हुए, लेकिन गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। वही राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने भी अमन मणि को लेकर बयान देते हुए कहा है कि अमन मणि को परमिशन देना एक बहुत बड़ी चूक है और इस मामले की जांच कराई जा रही है। गलत है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस स्तर पर ये चूक हुई है, जिस स्तर पर इसको जांच होके और इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, उन स्तरों पर इसको रोका जाना चाहिए था। तो ये हम लोग दिखवा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ हुआ है और दिखवाने के बाद क्या तथ्य संज्ञान में आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे।
तो जब मामले को थोड़ा खींचना हो तो जांच होती, क्योंकि साफ साफ पता है कि गलती कहां से हुई, कहां से उनके लिए बकायदा एक पत्र छापा गया आगे जाने की परमिशन का। बहरहाल कांग्रेस कह रही है कि इस तरह माफिया हिस्ट्री शीटर को आने की इजाजत जिस अधिकारी ने दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि गरीब अपने घरों को लौटने के लिए परेशान है और अमीरों को अधिकारी धड़ल्ले से परमिशन दे रहे हैं। सीधा कहना है सरकार पर, ये आरोप सीधा है मेरा कि गरीब को तो आप घर तक पहुंचा नहीं पा रहे, गरीब के लिए आप साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और अमीरों के शहजादे के लिए जो क्रिमिनल हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनके लिए आप देवभूमि के रास्ते खोलते हैं, और वो भी बद्रीनाथ के तो कपाट भी नहीं खुले। वहीं बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा है कि ये बेहद गंभीर विषय है, जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेदारी होती है, कानून बनाते हैं, लेकिन अगर वही कानून का उल्लंघन करें तो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के अमरमणि त्रिपाठी जिस तरह से जो है सीधे बिना परमिशन के उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड से भी आगे जाकर के केदारनाथ बद्रीनाथ जाने की बात कर रहे थे, ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि को चिंता करनी चाहिए। हम स्वयं कानून बनाते हैं, फिर कानून का उल्लंघन करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं। तो गलती कहां से हुई ये सबको पता है। बहरहाल बात अभी भी जांच की हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इन सब खबरों से अलग आपको बताते हैं कि कोरोना को लेकर आज राज्य से किस तरह की खबरें आई हैं। तो अच्छी बात ये रही कि आज कोई भी कोरोना का नया मामला राज्य में नहीं आया है। 148 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई और सभी की सभी रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 161 सैंपल अभी जांच के लिए फिर से भेजे गए हैं। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की लैब से भी आज से रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। तो ये अच्छी खबर है, राज्य में आज कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। जो भी 148 सैंपल थे जिनकी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। और इसके अलावा एक और अच्छी बात है, क्योंकि नए लैब राज्य में बनाए गए हैं। इससे पहले श्रीनगर एम्स में भी टेस्ट हो रहे थे, हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी, वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी जो लैब बनी है तो वहां में भी रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल अभी बाकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अच्छी खबर यही कि आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने राज्य में नहीं आया। तो श्रीनगर के लैब से भी अब जांच की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं और अब यहां पर कोशिश यही हो रही है कि जो भी मामले संदिग्ध लग रहे हैं जल्द से जल्द उनके सैंपल लिए जाएं और जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाए, ताकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल आज राहत भरी खबर यही कि कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है, जबकि 161 सैंपल अभी ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सचिवालय में कामकाज शुरू हो चुका है। अलग अलग विभाग में 50% कर्मचारी काम पर पहुंचे, यानी कि जितनी संख्या है उससे आधे, और सरकारी कामकाज निपटाया गया। तो सचिवालय में आज सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कामकाज हुआ और अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने रोस्टर तैयार किए हैं ताकि मंगलवार से रोस्टर के मुताबिक कर्मचारी आए। कर्मचारियों का कहना है कि महामारी के इस मुश्किल दौर में वो सरकार के साथ हैं और सभी कर्मचारी कोरोना के खतरे को देखते हुए एहतियात बरतते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक लंबी कार्यावधि के बाद अब सुचारू रूप से 50% कर्मचारियों को आज बुलाया गया है और चूँकि सचिवालय सर्वोच्च कार्यालय इकाई है और यहाँ पर सभी की नज़र रहती है, सुचारू रूप से काम संपन्न हो रहा है। धीरे धीरे जो विकास योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकारी काम जो इस बीच का पेंडिंग काम रहा कर लगभग 40 दिन का, उसे हमारे तमाम सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी अब पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहे हैं। वहीं रामनगर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। ढिकुरी स्थित इन्फिनिटी रिजॉर्ट ने लॉकडाउन में अपने 51 कर्मचारियों को निकाल दिया था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बेरोजगार हुए लोगों की खबर को हमने 30 अप्रैल को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इन्फिनिटी रिजॉर्ट प्रशासन बैकफुट पर आया है और अपने इन सभी निकाले गए 51 कर्मचारियों को वापस रख लिया है। तो एक बड़ा असर हुआ है न्यूज 18 का। तो जो भी कोरोना के दौरान मामले सामने आ रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी मुश्किलें लोगों की है तो उसे हम उठा रहे हैं और इसका असर भी हुआ है। 51 कर्मचारियों को उनका रोजगार वापस मिल गया है। और तहसील में जो है वो कोतवाली में लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी और इस न्यूज़ को जो है न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से अपने चैनल में स्थान दिया और उसका असर ये है कि आज हमें जो है बहाली का आदेश हो चुका है और हमें वो नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है। इसके लिए हम न्यूज़ 18 का धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज का दिन शराब के शौकीनों के लिए किसी खास दिन से कम नहीं था, क्योंकि आज काफी लंबे वक्त के बाद शराब की दुकानें खुली तो भीड़ भी नजर आई है। तो अब कल भी राज्य भर में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। हालांकि आज कई जगह मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया, व्यवस्थाओं में कई जगह खामियां दिखाई दी, लेकिन कल उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी गलतियां आज हुई हैं उनसे सीखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर ये काम होगा। तो फिलहाल अलग अलग जिलों से खबर आई है, तस्वीरें आई हैं, तो कई जगह लोग नियमों के मुताबिक लंबी लंबी लाइनें लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े थे, तो कई जगह लोगों ने भीड़ में शराब पानी की होड़ में नियमों की धज्जियां भी उड़ाई हैं। तो शराब और बियर की दुकानें खुली नहीं थी कई जगह। पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ जिलों का भी यही हाल रहा। विभाग की परमिशन के बाद भी कई दुकानें खुली और कई दुकानें ऐसी थी जो बंद भी रही। तो न्यूज़ 18 ने जब इस कंफ्यूजन का पता किया तो जानकारी मिली कि तमाम कारोबारी ऐसे हैं जो नाराज हैं इस बात से कि वो अप्रैल की पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल में दुकानें खुली ही नहीं। वहीं कुछ नए दुकान मालिक चालान नहीं बना पाए, तो तमाम दुकानें पुराने से नए दुकानदारों को आज ट्रांसफर हुई हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुछ काम थे, बहुत सारी ऐसी औपचारिकता थी जो पूरी नहीं हुई, जिसके चलते भी कई दुकानें आज नहीं खुल पाई। राज्य भर में शराब की दुकानों का कैसा हाल रहा वो आपको दिखाते हैं। तो बागेश्वर में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने के बाद भारी भीड़ उमड़ गई। भीड़ किस तरह बेकाबू थी देखिए जरा। सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल ही जाइए, ऐसा लग रहा था मानिए अंदर ही घुस जाएगी दुकान के। कोतवाली पुलिस के जवानों ने लाठियां भांज कर इन लोगों को खदेड़ा है और अपील की कि भाई ठीक है, दुकानें खुली हैं तो आप आराम से खरीदे, लेकिन एक जो लंबे इंतजार के बाद शायद ये मौका था तो लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। तो देखिए तस्वीरें। वही हल्द्वानी में भी शराब की दुकान खुलते ही कुछ लोग ताली बजाते नजर आए। भाई जिसको शौक है उनसे पूछिए उनके लिए कितना बड़ा दिन था आज का। तो शराबियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था की वजह से ही वो शराब पी रहे हैं। अभी देखिए एक और नया लॉजिक आ गया है कि जो राजस्व है, जो अर्थव्यवस्था है, उसे दुरुस्त करने के लिए ये लोग शराब पी रहे हैं, जबकि कुछ अपनी सेहत का तो कुछ टाइम पास का हवाला देते हुए शराब की दुकान के पास कतार में नजर आए। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और राज्य को उभारने के लिए हम ये पूरी मदद करेंगे राज्य के लिए, हम देश के लिए कर रहे हैं सर ये। तो इनके हिसाब से राज्य की मदद कर रहे हैं शराब खरीद कर और शराब पीकर। बहरहाल खटीमा में भी शराब की दुकानें खुली, शौकीनों के लिए ये भी किसी खुशखबरी से कम नहीं रही। इस दौरान खटीमा के लोहिया हेड रोड पर अंग्रेजी वाइन शॉप पर लोगों की भीड़ नजर आई। तो देखिए आप, जितना जिससे हो सकता था, जितना वो ले पाया था उतना स्टॉक करते हुए चला गया कि पता नहीं कल हो ना हो जो आज कई जगह बदइंतजामी की तस्वीरें आई, ऐसा ना हो कि दुकानें बंद हो जाए। तो इसलिए अपना पूरा जुगाड़ लोगों ने कर लिया। वहीं ग्रीन जोन में शामिल पिथौरागढ़ में लॉकडाउन में कई तरह की रियायत मिली हुई है, जिसकी वजह से बाजार में खासी चहल पहल देखने को मिली। खासकर शराब की दुकानें, सबसे ज्यादा अगर लोग कहीं खुश नजर आ रहे थे तो वो लोग थे शराब की दुकान के बाहर कतार में लगे लोग। आलम ये रहा कि मदिरा के शौकीन सुबह से ही पहुंच चुके थे और बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए देखिए शराब खरीदने हुए कतार में लगे रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी डर रहा होगा कि भाई कुछ गड़बड़ की तो ऐसा ना हो कि कल से दुकान ही बंद हो जाए। तो ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की। उधर नैनीताल में भले ही आज शराब की दुकानें नहीं खुल सकी, लेकिन शराब के शौकीनों ने आज बियर का स्वाद कई दिनों बाद चखा। तो आज सुबह से ही बियर की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी और लोग जिस लालसा के साथ इन दुकानों की तरफ देख रहे थे तो वाकई में ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों बाद उन्हें अमृत मिला हो। तो ये तस्वीरें हैं नैनीताल की। और वहीं चंपावत में भी आज शराब की दुकानें नहीं खुल पाई। 40 दिन के बाद शौकीनों को उम्मीद थी कि बाकी इलाकों की तरह उनके इलाके में भी ठेके खुलेंगे, लेकिन शराब कारोबारियों ने अधिभार और टैक्स माफ करने की मांग को लेकर दुकानें खोली ही नहीं, और जिससे यहां शराब के शौकीन आज खासे निराश हो गए। चंपावत में भी नई व्यवस्थापन के अनुसार जो 1 अप्रैल से होनी थी, उसके अंतर्गत शराब की दुकानों खोलने के लिए राज्य सरकार से और जनपद स्तर से आदेश कर दिए गए। वहीं टिहरी में आज सुबह जैसे ही शराब की दुकान खुली तो यहाँ लोग की भीड़ लग गई, लेकिन जब उनको लगा कि भाई यहाँ तो शराब की दुकान में कुछ है ही नहीं सामान, तो निराश भी हो गए। दुकान मालिक और शराब कारोबारियों के बीच आपसी सहमति नहीं बनने के चलते कई जगह दुकानें नहीं खुली और घंटों इंतजार लोग करते रहे, लेकिन जब शटर अप नहीं हुआ तो निराश ही लौट गए। मेरा हो गया। अच्छा राणा भाई इधर होगा, राणा भाई को खोला नहीं ये हो गया ना चक्कर।
तो कई जगह लॉकडाउन में छूट दी गई, जिसका असर देखने को मिला। लोग घरों से बाहर निकले और सामान खरीदते नजर आए। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आज आप देश के किसी भी हिस्से की तस्वीरें देखिए तो जो बाजार गुलजार थे, जो सड़कें गुलजार थी, वो शराब के दुकानों के आसपास ज्यादा चहल पहल आज नजर आई है। तो देहरादून में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की है और इस दौरान कोशिश रही कि शराब की दुकानों में भी लोग नियमों का पालन करें और सड़कों पर डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करवाना, जो संक्रमण को रोकने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे तमाम लोग मास्क पहने और जो पब्लिक प्लेसेस से स्पिटिंग की बात होता है बिल्कुल ना हो, ऐसी एक्टिविटी जिनके माध्यम से संक्रमण फैल सकता है उनको रोकने का प्रयास करना, उसके लिए हम एनफोर्समेंट को बड़ा सख्ती से जो है कर रहे हैं। और इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो लॉकडाउन का जो वायलेशन वाली बात थी उससे थोड़ा सा हट करके इस वाले फेज में हम लोग का फोकस है। वह विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल आज शराब की दुकानों पर भीड़ देखने के बाद खासे नाराज नजर आए और कहा कि सरकार से इस पर या तो वो ठोस नियम बनाए या फिर जो खोलने का फैसला है इस तरह की दुकानों को, उन पर फिर से विचार किया जाए। नहीं तो इनके ऊपर कोई ऐसा नियंत्रण होना चाहिए। इधर को बहुत ज्यादा उत्सुकता है शराब पीने की, उसके बिना नहीं रह पा रहे। मेरा मानना है कि भोजन के बिना एक बार आदमी नहीं रह सकता, शराब भी ना रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद यदि इस प्रकार का किसी को बहुत अत्यावश्यक लग रहा है कि उनको शराब ही पीनी है, तो उसके लिए सरकार को या तो फिर ऐसे मानक तय करने चाहिए, ऐसे उनको दिशा निर्देश देने चाहिए। तो कोई कुछ भी वजह बताए, लाख बात की एक बात यह है कि शराब से अच्छा खासा राजस्व मिलता है, तो इसे इन्हें खोलना वैसे भी जरूरी हो गया है। तो कांग्रेस किस तरह से इस फैसले पर सवाल उठा रही है, देखिए। 22 मार्च से बंद शराब की दुकानें 4 मई को खुली और दुकान खुलते ही शराब खरीदने वालों की लंबी कतारें नजर आ गई। लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ शराब कमाई का बड़ा जरिया है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में कमाई के लिए 3600 करोड़ का टारगेट रखा है। अब दुकानें तो खुल गई, लेकिन होटल, पब, बार फिलहाल बंद ही रहेंगे। राज्य को अबाउट 300 करोड़ रुपए पर मंथ का राजस्व आता है, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रैल मार्च का महीना आधा, अप्रैल पूरा और मई अब शुरू हो गया, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो राजस्व की दृष्टि से देखें तो अधिक नुकसान है। खरीदने वाले लाइन में लगे हैं तो कारोबारी परेशान हैं कि अप्रैल का नुकसान कौन भरेगा, सरकार या फिर वो खुद। वही कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के खतरे के बीच शराब की दुकान खोलने की जरूरत क्या थी। हिंदूवादी और हिंदू रीति रिवाज पर चलने वाली पार्टी कहती वो शराब प्रेम क्यों इतना दिखा रही है कि बाकी दुकानें तो ऑड इवन में खुलेगी, लेकिन शराब की दुकान बार जो है वो लगातार खुलेंगे, ये हास्यास्पद है। शराब हमेशा से उत्तराखंड में सियासत का मुद्दा रहा है, लेकिन कोरोना काल में कस्टमर किलोमीटर लंबी लाइन पर हैं। सरकार को पैसा कमाना है और कांग्रेस को कोरोना और कस्टमर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधना है। लेकिन सच ये भी है कि बिन पैसे सरकार भी आखिर कैसे चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पुलिस के आज के एक्शन की। तो आज पूरे राज्य में लॉकडाउन तोड़ने के 38 केस दर्ज किए गए हैं और 312 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और पूरे लॉकडाउन के कार्यकाल की हम बात करें, पूरे लॉकडाउन पीरियड की हम बात करें तो 2541 मामले दर्ज हुए हैं, 13,108 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 31,064 गाड़ियों का चालान किया गया है, वहीं 5,932 गाड़ियां सीज की गई हैं। राज्य में लॉकडाउन में से अब तक 1,58,00,000 के चालान की वसूली भी हो चुकी है। तो लॉकडाउन में पलायन का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में नेपाली मजदूर अपने देश जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, जबकि नेपाल सरकार फिलहाल अपने नागरिकों को अपने देश में आने नहीं दे रही है। तो पुलिस ने चोरी से नेपाल की तरफ जा रहे युवकों को पकड़ा और राशन देकर उन्हें काशीपुर वापस लौटा दिया है। वहीं लॉकडाउन में दून में फंसे लोगों को सरकार अपनी व्यवस्था से घरों को भिजवा रही है, लेकिन जिन कोरोना वॉरियर्स के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन ने दी है वही परेशान है। देहरादून से पहाड़ की तरफ जाने वाले ड्राइवर ने उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया है। वहीं देहरादून से आज करीब 580 लोग उत्तरकाशी भेजे गए। ऋषिकेश से ड्राइवर गाड़ी लेके आया हूँ, मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, कल से आ रखे यहाँ पे। अभी कुछ व्यवस्था तो जैसे चल रही है, ठीक ठाक है, पर हमारे लिए कोई ऐसा कोई खाने पीने का कोई सटीक साधन नहीं है। छोड़ देते हैं ड्राइवरों को, उन्हें जाओ जहाँ मर्जी रह लो,
ड्यूटी पे तैयार हो। और जो लोग यहाँ पर किसी वजह से फंसे या पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको भेजा जा रहा है। अभी तक हमारे 21 वाहन यहाँ से जा चुके हैं, जो लगभग 577 की संख्या में लोग गए हैं। आज का जो थाना पुलिस में जो इन्होंने नाम दिया हुआ लगभग 700 का लगभग का है संख्या में है। इन सभी का स्क्रीन करा रहे हैं और इनको नाश्ता या पानी दे के और बसों में स्क्रीन करा के तब इनको भेजा जा रहा है। ये जो काउंटर्स बने हुए हैं, काउंटर में यहाँ पे हमारी डॉक्टर की टीम बैठी होती है, साथ में हमारा एक कांस्टेबल बैठा रहता है। स्क्रीनिंग होती है, साथ साथ उसकी पूरी डिटेल नोट की जाती है। स्क्रीनिंग के बाद हम इनको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग से बसेस तक लेके जाते हैं। वहाँ पे बस में कैपेसिटी के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग से बिठा करके रवाना कर देते हैं। वहीं दूसरे राज्य में अन्य जिलों में फंसे लोगों के कुमाऊं आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सभी लौटने वाले लोग को पहले हल्द्वानी लाया जा रहा है। नैनीताल के जिलाधिकारी समीर बंसल ने स्टेडियम में उस जगह का दौरा किया जहां लोगों को रोककर उनका चेकअप किया जा रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही।